रोज रोज हरी सब्जियां खाने वाला ससुराल। मैं तो पागल हो गई हूँ इन हरी हरी सब्जियों को साफ करते हुए। अरे कोई कैसे रोज रोज तीनों टाइम हरी सब्जी खा सकता है? कभी पालक की सब्जी, कभी मेथी की सब्जी, कभी पालक के पकौड़े खाएंगे, कभी इनका पराठा बनवाएंगे। इन लोगों को बस चले तो पालक का बर्गर, पालक के मोमोज भी बनवा ले। बहू फ्रस्ट्रेशन में हरी सब्जी साफ कर रही थी, इतने में सास सरिता और पालक मेथी बथुआ की गड्डी लाकर दे देती है। बहू ये ले, पालक के पकौड़े कम ना हो जाएं तो मैंने और निशा से दोनों सब्जी मंगा ली है, और अब तू शाम को मेथी के पराठे बना देना, और बथुए का रायता, तो इसके पत्ते भी निकाल लियो। हाँ, बस इसकी कमी रह गई थी। अब इन्होंने मेथी बथुए के पत्ते भी ला दिए। अब मुझे ये भी साफ करना पड़ेगा। सास चली जाती है, इससे शेफाली और भी ज्यादा बौखला जाती है। मगर शेफाली ऐसा क्यों कह रही थी? क्यों उसके ससुराल वाले रोज रोज उसे हरी सब्जी बनवा कर खाते थे? पूरी बात क्या है, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा। ठंड का मौसम था। जनवरी में शेफाली प्रवीण से शादी करके खुशी खुशी अपने ससुराल में आती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है। ले बहू, आज तेरी पहली रसोई है। ठंड का मौसम है तो हरी सब्जी खाना बेहद फायदेमंद होता है, तो इससे ही हम सबके लिए पहली रसोई का कुछ खाना बनाना। जी माँ जी। सास के जाने के बाद शेफाली पालक के पत्ते साफ करके पकौड़े बनाती और चाय बनाकर सबको गर्मा गर्म चाय पकौड़े देती, जिसे खाकर ससुराल वाले वाह वाह करने लगते हैं। वाह बहू, तुमने तो सुबह सुबह पालक के पकौड़े चाय के साथ खिलाकर मुझे खुश कर दिया। ऐसे ही सर्दियों में किसी ने किसी हरी सब्जी के पकौड़े बनाकर खिलाना। हाँ, और बहू तुम्हारी सास को भी बहुत पसंद है। भाभी लंच में आप क्या बनाओगी? मुझे ना गवार की फली सब्जी बहुत पसंद है, तो आप बना देना। अरे आज रसोई में मेरा पहला दिन है, तो गवार फली क्यों खानी? मैं शाही पनीर, मटर पनीर बना देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, ये मटर पनीर, शाही पनीर बहुत हो चुका है। इन दोनों की ग्रेवी एक जैसी होती है लगभग, लेकिन हरी सब्जियों में अब अलग ही मजा है। हाँ बहू, जो बच्चे कह रहे हैं तू वही बना देना। जी पापा जी। फिर दोपहर का खाना बनाने के लिए बहू ग्वार की फली को छीलने लगती है, जिसमें उसे 1 घंटा साफ करते करते हो जाता है। हद हो गई है, बहू से पहले दिन गवार फली कौन बनवाता है? इसको साफ करते ही इतनी देर हो गई है मुझे। फिर इसको बनाऊं, और अभी तो मेथी को भी साफ करना है, फिर उसके पराठे बनाने। पूरे दिन बस हरी सब्जी खाते रहेंगे क्या ये लोग? मैं तो अपनी शादी में भी कुछ अच्छा नहीं खा पाई। सोचा था आज की पहली रसोई में तो कुछ अच्छा बनेगा, लेकिन नहीं, घास फूस ही बन रहा है। काफी मशक्कत करके शेफाली दोपहर का खाना बना देती है, और फिर 3-4 दिन गुजर जाते हैं। पूरा परिवार तीनों टाइम रोज रोज हरी सब्जी ही बनवा कर खाते हैं, जिससे बहू परेशान हो जाती है और सुबह सुबह कहती है, माँ जी 2-4 दिन से हम हरी सब्जी ही खा रहे हैं रोज रोज। मैं सोच रही थी आज दाल मखनी, चाप और पूरी बना लेती हूँ, अच्छा लगेगा ना? नहीं बहू, ये सब मत बना, इसमें कितना तेल लगेगा, हम सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। हरी सब्जी देख बहुत फायदेमंद होती है। मैंने तो 2 किलो मटर भी ले ली। गली में आया था तो इस मटर को छील और दाल बना दे। हरी मटर की दाल बहुत अच्छी लगती है। क्या माँ जी, हरी मटर की दाल? इसमें तो सब्जी डालती है, दाल में कौन खाता है? और मुझे बनाने भी नहीं आती। अरे कौन सा तुझे मास्टर शेफ का खाना बनाना है? जैसे दाल बनती है बस उसमें मटर डाल दे, हो गई हरी मटर की दाल। जी माँ जी। हद होती है, इतने दिन से मेरा अच्छा अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है, लेकिन ये लोग रोज रोज हरी सब्जी बनवाते रहते। अब मटर भी मैं ही छीलूं? शेफाली गुस्से से मटर छीलने लगती है। दिन गुजर जाते। रोज रोज ससुराल वाले अब हरी सब्जी ही बनवाया करते थे, और तीनों टाइम हरी सब्जी को साफ करने में शेफाली की हालत खराब हो जाती थी। ऊपर से ठंड थी, उसका कोई भी हाथ नहीं बटाता था। एक शाम सास उसे पालक, मेथी, बथुआ, साग, घिया, तोरी, हरी प्याज, हर तरह की हरी सब्जी की टोकरी गली में से खरीद कर बहू के सामने लाकर रख देती है। ये देख शेफाली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माँ जी आप हरी सब्जी का बगीचा क्यों उठाकर ले आई हैं? अरे बहू, गली में एक औरत इतनी सस्ती हरी सब्जी दे रही थी। अब तुझे तो पता ही है ठंड में हरी सब्जी कितनी सस्ती होती है, तो मैंने 500 रुपए में पूरी ले ली। अब हम इसके रोज पराठे, पकौड़े, टिक्की, कबाब, सब्जी सब कुछ बनाकर खाएंगे। तू बनाना। हाँ माँ जी, आप रोज रोज हरी सब्जी क्यों बनवाती हैं? अरे तू तो बड़ी शक्ल बना रही है, घर के 5 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती क्या अब तू? हरी सब्जी दे रही हूँ तुझे, चिकन मटन मछली बनाने को तो नहीं दिया जो तुझसे बन नहीं रहा। 10 मिनट का काम होता है पत्ते साफ करना, पर तू पता नहीं कैसे 10 घंटे लगा देती है। हाँ, ये आलू है ना, जिसे काट कर छील कर बना दो। मैं भी आपकी बहू हूँ, इन हरी सब्जियों को मैं पड़ोसियों को दे दूंगी, जिससे मुझे बनाना ना पड़े। ठीक है माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं कर लूंगी।
शेफाली चाय पर दो पड़ोसन को घर पर बुलाती है और बातों ही बातों में उन्हें 3-3 हरी सब्जी की गड्डी दे देती है। देखिए ना, माँ जी ने जोश जोश में इतनी सारी हरी सब्जी ले ली। जब तक मैं इन सबको बनाऊंगी बाकी की सब्जियां सड़ जाएंगी, इसलिए मैं कुछ सब्जियां आपको दे रही हूँ, आप इसके पकोड़े बनाकर खाना अपने घर में। अरे शेफाली बहू, तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम कितना सोचती हो हमारे बारे में भी। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा कमला, शेफाली बहुत अच्छी है। ये देख सास उनके हाथ से हरी सब्जी छीन लेती है। अरे बहू, तू क्या कर रही है? मैंने इतनी सस्ती सब्जियां अपने घर के लिए ली थी ताकि हम 3-4 दिन तक खा ले, और तू इसे पड़ोसियों में बांट रही है। वो माँ जी, मैं चुप एकदम। फिर पड़ोसन चली जाती है। कुछ देर बाद ससुर भी रसोई में बहू को हरी सब्जी लाकर दे देता है, जिससे शेफाली और ज्यादा चिढ़ जाती है। इतना ही नहीं, शाम को पति भी ऑफिस से आता है तो उसे हरी सब्जी देता है। ये देख शेफाली, अरे प्रवीण, तुम पागल हो क्या? मैं सोच रही हूँ हरी सब्जी घर से बाहर कैसे निकाले, तुम और पापा जी हो कि लाए ही जा रहे हो। हरी सब्जी देखकर मेरा उल्टी जैसा मन होता है। कौन 15-20 दिनों तक रोज रोज हरी सब्जी खाता है? खाना तो छोड़ो, मैं बनाकर देखने से ही परेशान हो चुकी हूँ। अरे यार, मुझे क्या पता था तुम्हें हरी सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। जय हो प्रवीण महाराज जी आपकी। शेफाली ये कहकर सो जाती है। कुछ देर बाद शेफाली के ससुराल वाले अपने सर पर सब्जी का ताज बनाकर दोनों हाथों में सब्जी की गड्डी लेकर नाचते हुए कहते हैं, झिंगा लाला हो, झिंगा लाला हो, हु जिंगा लाला हु, जिंगा लाला हु। बहू जरा देख तो, तू जिन चीजों से भाग रही है वही लेकर आए हैं। हाँ भाभी, तो आपको ना चाहते हुए भी रोज रोज हरी सब्जियां अपने ससुराल में बनानी ही पड़ेंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी ऐसी सब्जियां। चीख कर शेफाली उठ जाती है। हे भगवान, ये मैंने कैसा सपना देख लिया। रोज की तरह शेफाली को ठंड में अकेले ही घर की सफाई करके हरी सब्जी बनानी पड़ती है। यही हरी सब्जी का खाना वरुण के ऑफिस वाले उसके लंच में देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। वरुण, क्या है, तू जब देखो तेरे टिफिन में हरी सब्जी के कबाब, टिक्की, पकौड़े और भुजिया निकलती है। तेरे घर में रोज घास फूस बनता है क्या? अरे इसके घर वाले और ये गाय भैंस की तरह यही पालक मेथी चरते रहते हैं। अरे बस करो तुम लोग। गुस्से में वरुण घर आकर सबसे कहता है, बस बहुत हो गया। मम्मी, पापा और भाभी, आप ये हरी सब्जी नहीं बनाएंगी। आज पता है मेरा कितना मजाक उड़ा। रोज रोज लंच में यही खाता हूँ और घर पर आकर भी मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। आपको खाना है आप खाओ, मैं तो नहीं खाऊंगा। भाभी, आप कुछ और बनाना। शुक्र है वरुण, तुमने तो कुछ कहा, वरना इस घर में सब लोग हरी सब्जी ही खाने को कहते हैं। अरे मैं भी ऊब चुकी हूँ बनाकर। मेरा पेट एकदम से दर्द करने लग गया। तभी सरिता को घर वाले अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उनके पेट के पाचन क्रिया को लेकर बात करता है। देख लिया पापा जी, डॉक्टर ने भी यही बोला है। ज्यादा हरी सब्जी खाने से, उनका आयरन प्रोटीन लेने से माँ जी के पेट में दिक्कत हो गई है, जिससे खाना नहीं पच पा रहा है। अरे बहू, ऐसा कैसे हो सकता है? हरी सब्जी खाना तो अच्छी बात होती है। माँ जी, जरूरत से ज्यादा बॉडी में किसी भी प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम कुछ भी लेना हानिकारक होता है। उसी का नतीजा है जो आप हॉस्पिटल में हो। इसीलिए कहते हैं कि हरी सब्जी हर चीज को पूरा नहीं कर सकता। खाने को दुनिया में और भी चीज है। बहू, अब से तेरा जो मन करे तू हमारे लिए वो बनाना और खुद भी खाना। हाँ भाभी। इस तरह सभी ससुराल वाले रोज रोज हरी सब्जी खाना छोड़ देते हैं। फिर शेफाली अलग अलग तरह का खाना बनाकर अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मेरी आंखें, ये बार बार रेत उड़कर मेरी आंखों में क्यों आ रही है? आंखें धोने के लिए यहाँ तो पानी भी नहीं है। आंखों में बार बार रेत जाने की वजह से रागिनी परेशान हो रही थी कि तभी एक बिच्छू जाकर रागिनी के पैर पर चढ़ जाता है, जिसे देख रागिनी जोर से चिल्लाती है, दूर हट मेरे से। हे भगवान, ये कहाँ आकर फंस गई मैं। कभी कहीं से बिच्छू निकल आता है तो कभी कहीं से कोई कीड़ा। आंखों में रेत चली जाती है तो कभी पीने के लिए एक बूंद पानी नसीब नहीं होता। हाय रे मेरी किस्मत, पहले समुद्र के बीच फंसी थी और अब रेगिस्तान के बीच में आकर फंस गई हूँ। रागिनी अपने सिर पकड़कर रोने लगती है। आखिरकार रागिनी की ऐसी क्या मजबूरी रही थी जो उसे रेगिस्तान में रहना पड़ रहा था, और क्यों रागिनी पहले समुद्र में फंसी हुई थी? इसके पीछे की कहानी को जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलना होगा। रागिनी बेटा, मैंने मछली पकड़कर ले आई हूँ। अब जाकर तू इन्हें फ्राई कर दे, तब तक मैं इन छोटी मछलियों को सुखा देती हूँ। बस 5 मिनट। ये मैं शंख का झूमर बना रही हूँ, इसे बनाकर जाकर मछलियां तल लेती हूँ। शंख का झूमर तैयार कर रागिनी मछलियों से भरी टोकरी को घर के अंदर ले जाती है
और उन्हें फ्राई करने लगती है। मछलियां फ्राई करने के बाद रागिनी उन सभी फ्राइड मछलियों और शंख से बनाई हुई अलग अलग डेकोरेटिव आइटम्स को नाव में रखती है और अपनी माँ के साथ नाव में बैठकर समुद्र पार करके गांव के बाजार में ले जाकर उन सभी सामानों को बेचती है। अरे बहन जी, ये सूखी वाली मच्छी कितने की दी है? बहन जी, ये 100 की 6 है और ये फ्राई वाली 50 की 3। मुझे फ्राई और सूखी दोनों मच्छी दे दो। आइए आइए और शंख से बनी हुई घर की सजावट की चीज ले जाइए। मेरे पास झूमर, डब्बे, गमले सब हैं। बताइए क्या चाहिए आपको? शंख से बना झूमर कितना सुंदर लग रहा है। एक काम करो, ये छोटे वाले 2 दे दो मुझे। रागिनी अपनी माँ के साथ सुबह से शाम तक बाजार में शंख की बनी हुई चीज और मछलियों को बेचती है और शाम होते ही वापस नाव में बैठकर दोनों माँ बेटी समुद्र के बीचों बीच बनी जमीन पर अपने लकड़ी के घर में आ जाती है। शाम हो गई है, अब तो बिल्कुल बर्फीली हवाएं चलेंगी। मुझे तो कपकपी अभी ही शुरू हो गई है। बेटा जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद कर दे, वरना समुद्र की ठंडी हवाएं घर के अंदर आती ही रहेंगी। मैं चूल्हे पर चाय चढ़ा देती हूँ। रागिनी अपनी माँ के साथ समुद्र के बीचों बीच बने जमीन पर लकड़ी के घर में रहा करती थी। दोनों माँ बेटी समुद्र से मछलियों और शंख को पकड़कर और उन्हें ले जाकर बाजारों में बेचती। समुद्र के बीचों बीच रहना किसे नहीं पसंद, लेकिन जितना हम इसे आसान समझते हैं उतना ही इन दोनों माँ बेटियों के लिए यहाँ रहना आसान नहीं था। शाम होते ही बर्फ से भी ठंडी हवाएं चलने लगती और कभी कभी तो ऊंची समुद्री लहरों की वजह से पानी उनके घर में घुस जाता। अरे माँ, ये पानी तो रुक ही नहीं रहा है। देखो ना, घर का सारा सामान गीला हो गया है। पानी तो घुटनों तक बढ़ रहा है। बेटा सुबह सुबह ही अखबार पढ़ा था कि आज समुद्र में तूफान आने वाला है। बस ये तूफान ज्यादा भयंकर ना हो। दोनों माँ बेटी पूरी रात भर बस घर से पानी बाहर निकालने में ही लगी रहती हैं। जैसे जैसे सुबह होती है वैसे वैसे समुद्र में आया तूफान भी अब शांत होने लगता है और अब धीरे धीरे घर का सारा पानी भी अपने आप कम होकर सूख जाता है। आखिरकार कब तक हम यूं समुद्र के बीचों बीच में रहेंगे? मैं तो यहाँ से परेशान हो चुकी हूँ। भगवान से ही दुआ करती हूँ कि तेरा मायका भले ही समुद्र में है, लेकिन तेरा ससुराल किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ तुझे कभी ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सुरेखा की दुआ कबूल होती है और सुरेखा की बेटी रागिनी का रिश्ता रेगिस्तान में रहने वाले परिवार में तय हो जाता है। माँ, मैं तो समुद्र से निकलकर रेगिस्तान में जा रही हूँ। क्या ये सही रहेगा? मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा है। बेटा, मेरा तो बरसों से सपना था कि मैं रेगिस्तान जाऊं, घूमूं फिरूं, लेकिन कभी जा ही नहीं पाई। तेरा तो ससुराल ही वहां होगा, तो वहां पर तू बहुत खुश रहेगी। वहां तुझे ना ही तो बार बार घर में घुस रहे पानी को बाहर निकालना पड़ेगा और ना ही तुझे ठंड लगेगी। अपनी माँ की बात सुनकर रागिनी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिनों में समुद्र में रहने वाली रागिनी शादी कर अपने रेगिस्तान वाले ससुराल में पहुंच जाती है। रागिनी जिंदगी में पहली बार रेगिस्तान आई थी, इसलिए वो जैसे ही रेत पर पैर रखती है तो उसके पैर जमीन में धंसने लगते हैं। ये मेरे पैर बार बार इस रेत के अंदर क्यों जा रहे हैं? अरे बहू, हम रेगिस्तान में रहने वाले लोग ऐसे मामूली चप्पल नहीं बल्कि ऐसी रेगिस्तान में पहनने वाली जूतियां पहनते हैं। मैं तुझे ऐसी जूतियां ला दूंगी। पल्लवी अपने बहू को घर के अंदर लेकर जाती है और ऐसे ही रात हो जाती है। रागिनी का ससुराल रेगिस्तान के बीचों बीच होता है। रागिनी चैन की नींद सोती है कि तभी रेगिस्तान में घर होने की वजह से रेत के अंदर से एक बड़ा सा बिच्छू निकल कर आता है, जो सीधा रागिनी के पैर पर जाकर बैठ जाता है। अरे, ये मेरे पैरों पर मुझे अजीब सा क्या महसूस हो रहा है? रागिनी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके पैरों पर एक बड़ा सा बिच्छू बैठा है, जिसे देख रागिनी जोर से चिल्लाने लगती है। माँ जी, अनुराग, देखिए कितना बड़ा बिच्छू है। अनुराग उठता है और डंडे से मारकर बिच्छू को अपने घर से बाहर निकाल देता है। रागिनी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे ये रेगिस्तान है, यहाँ तो ऐसे कीड़े मकोड़े आम बात है। चल तू अब सो जा, वो बिच्छू दोबारा नहीं आएगा। बिच्छू के डर की वजह से रागिनी सारी रात ठीक से नहीं सो पाती। माँ जी, यहाँ बाथरूम कहाँ है? वो मुझे नहाना था। क्या कहा तूने? नहाना? बहू, ये रेगिस्तान है, तेरा समुद्री मायका नहीं जो यहाँ पानी होगा। माँ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? यहाँ पानी नहीं है। बिना पानी के हम लोग नहाएंगे कैसे? पानी तो है, लेकिन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। हम रोज कई 100 किलोमीटर चलकर 2-3 लीटर के पानी भरकर ले आते हैं और हफ्ते भर में एक बार जाकर नहाते हैं। चल तू चाय बना ले, मैं तुझे दूध लाकर दे देती हूँ। हफ्ते भर में एक बार नहाने की बात सुन रागिनी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है।
जो रागिनी समुद्री वाले मायके में रहकर दिन में 2 से 3 बार नहाया करती थी, वही रागिनी अब अपने रेगिस्तान वाले ससुराल में हफ्ते भर में 1 बार नहाने की सुनकर काफी हैरान होती है। रागिनी के सास चाय बनाने के लिए गाय या बैल के दूध की बजाय उसे ऊंट का दूध लाकर देती है। ऊंट का दूध? छी, ऊंट दूध की चाय कौन पीता है? तो मेरे गले से भी नहीं उतरेगी। कम से कम ये ऊंट का दूध तेरी उन बदबूदार मछलियों से तो लाख गुना अच्छा है। रेगिस्तान में सब ऊंट के दूध की ही चाय पीते हैं, यहाँ पर मैं तेरे लिए गाय बैल कहाँ से लेकर आऊंगी? रागिनी को ना चाहते हुए भी मुंह बनाकर ऊंट की दूध की बनाई हुई चाय पीनी पड़ती है। ऐसे ही एक दिन, आजी आप रोज रोज गट्टे की सब्जी और मक्के की रोटी बना देती हो, मुझसे रोज एक ही खाना नहीं खाया जाता। रागिनी, ये खाना तो हमारे पूरे रेगिस्तान की शान है। तुझे पता है आसपास मौजूद सभी लोग यही खाते हैं और बाजरे की रोटी खाने के कई सारे फायदे भी हैं। रागिनी ने जो अपने रेगिस्तान वाले ससुराल के सपने सजा रखे थे, वो सारे सपने टूटते हुए नजर आ रहे थे। कदम कदम पर रागिनी को हर चीज को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मैं तो अपने रेगिस्तान वाले ससुराल से परेशान हो गई हूँ। समुद्र वाले मायके से पीछा छूटा तो रेगिस्तान वाले ससुराल ने नाक में दम करके रख दिया है। रागिनी परेशान होती है और सो जाती है कि तभी रागिनी को एक सपना आता है। कितना सारा पानी है यहाँ। आखिरकार मैंने रेगिस्तान में पानी की खोज कर ही ली। अब मेरे परिवार के साथ साथ किसी भी परिवार को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना नहीं होगा। रागिनी एक पेड़ के नीचे खोद कर उसके अंदर से ढेर सारा पानी निकाल रही थी कि तभी अचानक रागिनी का सपना टूटता है और वो नींद से उठ जाती है। ये तो बस एक सपना था, काश ये हकीकत होता तो कितना अच्छा होता ना। इस रेगिस्तान में रह रहे लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है पानी। अगर ये परेशानी खत्म हो जाए तो यहाँ के लोग कितनी हंसी खुशी रहेंगे। इस सपने को सोचकर रागिनी खुश होने के साथ साथ उदास भी होती है। अगले दिन रागिनी अपनी सास के साथ ऊंट के दूध से बना घी, मक्खन, दही बेचने के लिए शहर की तरफ जा रही होती है कि तभी घर से थोड़ी दूर पर रागिनी को वही पेड़ दिखाई देता है जो उसने सपने में देखा था। ये तो वही पेड़ है जिसके नीचे से मैं सपने में पानी निकाल रही थी। मैं तो कभी इस तरफ आई नहीं, तो भला ये पेड़ सपने में कैसे आया? कहीं ये कोई भगवान का इशारा तो नहीं? रागिनी ज्यादा देर न करते हुए उस पेड़ के पास जाती है और अपने हाथों से उस पेड़ के आसपास की रेत को हटाने लगती है। अरे रागिनी बहू, ये तू क्या कर रही है? माँ जी बस थोड़ी देर रुक जाइए, अभी आपको पता चल जाएगा। कुछ मिनट तक लगातार खोदने पर रागिनी को अब सूखी रेत की जगह गीली रेत मिलने लगती है। थोड़ा और खोदने पर रागिनी को अब रेत के अंदर से पानी मिलने लगता है, जिसे देख पल्लवी, अरे बहू, ये तो पानी है। रेगिस्तान में पानी, ये तो कोई चमत्कार हो गया। इसका मतलब मैं सही सोच रही थी, ये भगवान का ही इशारा था। पल्लवी आसपास के लोगों को बुलाकर उस रेत के अंदर से अच्छे से खुदाई करवाती है और खुदाई के बाद वहां के लोगों को एक बड़ा सा कुआं मिलता है जो पानी से भरा हुआ था, जिसे देख सभी लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे हमें तो लगा था कि ये रेगिस्तान में रह रहकर एक दिन हम पानी की बूंद को तरसते हुए अपनी जान दे देंगे, लेकिन रागिनी बहू, तुम्हारी वजह से हमें एक नया जीवन मिला। अब मेरा परिवार घुट घुट करके नहीं बल्कि जी भरकर पानी पिएगा। रागिनी बहू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, हमें एक नया जीवन दान दे दिया। ऐसा मत कहिए। मुझे हमेशा लगता था कि तू कैसे अपने रेगिस्तान वाले ससुराल में रहेगी, लेकिन तूने तो आज वो कर दिखाया जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे बहुत गर्व है तुझ पर। रागिनी के परिवार के साथ साथ आसपास मौजूद लोग भी उस कुएं के पानी की मदद से अब हंसी खुशी रेगिस्तान इलाके में जी जी भर कर पानी पी रही थी। वहीं अब किसी को भी पानी की एक बूंद के लिए कोसों मील दूर चलकर नहीं जाना पड़ता था। वहीं समय बीतने के साथ साथ अब रागिनी भी अपने रेगिस्तान वाले ससुराल में ढलने लगी थी।